नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए प्रतिभाशाली युवा लेखिका उज़्मा कलाम की लिखी हुई कहानी बस इतनी सी बात। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुल्ताना बायां हाथ अपने माथे पर रखे दाहिने हाथ से कढ़ाई का कुंडा पकड़े चुपचाप आंगन में बैठी थी। गर्मी के दिनों की अलसाही दोपहरी में गर्म हवा हौले हौले चल रही थी। वो घंटे भर की नींद लेकर बस अभी उठकर आई थी। मुसीबत तो जैसे बाहें फैलाए उस पर मंडराती ही रहती। बीच बीच में गर्म हवा का झोंका आता और उसके बिखरे बालों की लटाएं हवा में लहरा कर लौट जाता। वो बेखबर उकड़ू बैठी टकटकी लगाए कढ़ाई को देख रही थी। कढ़ाई के कुंडे मध्यम मध्यम चमक रहे थे और तली में काई जमी थी। सुल्ताना, ए सुल्ताना, कहाँ चली गई रे? फूफो ने अंगड़ाई लेते हुए कमरे से आवाज़ लगाई। कोई जवाब न मिला तो खुद ही कमरे से बाहर निकली। बाहर का मंजर देखकर भौचक्की रह गई। नींद से मसला हुआ जिस्म संभालते हुए वो सुल्ताना के कंधों का सहारा लेकर उसके बगल में बैठ गई। वहाँ अब 2 औरतें और एक कढ़ाई थी। कुछ देर बाद फूफो अचरज भरी आवाज़ में धीरे से बोली, कैसे हुआ? सुल्ताना पलटी। गर्म हवा की वजह से उसकी आंखों में लाल डोरे पड़ गए थे। आंखों में नींद का आलस था। इन सब के बीच उन्हीं आंखों में थोड़ा डर और कई सवाल तैर रहे थे। फूफो सुल्ताना की आंखें देखकर थोड़ा सहमी, फिर खुद को संभालते हुए बुदबुदाई, इससे क्या डरना, और अपना सिर झटक दिया। सुल्ताना ने फूफो की तरफ से नज़र हटाई और हाथ मारकर कढ़ाई को दूर लुढ़का दिया। काफ़ी देर तक ज़मीन से टकराकर उसका गोल पेंदा लुढ़कते लुढ़कते खटर पटर की आवाज़ करके सुस्त पड़ गया। ये सब उसी 400 गज ज़मीन पर बनी कोठी के बरामदे में हो रहा था, जिसकी वजह से कई साल पहले बगल वाली बिल्डिंग के ऊपरी 2 फ्लैट रातों रात खाली करके किराएदार भाग गए थे। फूफो कहती, कमबख्तों ने हवा फैलाई है। ये कोठी लाल इमली मिल के पास है। वो भी उस वक्त बनी जब अंग्रेज़ों का राज अपने उरूज पर था। 21वीं सदी में ऐसी मौके की जगह कीमत करोड़ों में होगी। कुछ नहीं, अगर नाना राव चौराहे से कदम बा कदम चलें तो करीब 150 कदम लगेंगे उस जगह पहुंचने में। हल्के से घुमाओ पर दाहिनी तरफ दूसरा घर, बाकी अगल बगल तले ऊपर 4-5 मंजिलें बन गई हैं। इस कोठी के बाहर पत्थर पर गुदा है सन 1931 बाबा जुल्फ़िकार शाह आलम। ये मकान आज भी वैसा ही है जैसा जुल्फ़िकार शाह आलम ने बनवाया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था, उस वक्त जुल्फ़िकार साहब इस कोठी की खूबसूरती में और इजाफा करवा रहे थे। रातों रात बड़े बड़े नेता धड़ाधड़ गिरफ्तार किए गए। अफरा तफरी मच गई। सेकेंड लाइन के नेताओं ने मोर्चा संभाला, लेकिन ज़्यादा संभल नहीं पाया। कोठी का काम थम गया। फ़खरुन बेगम भड़की हुई थी, देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है और आपको ये सब सूझी है? वो मुस्कुरा कर बोले थे, हमें भारत नहीं छोड़ना है, जिसको छोड़ना है वो फ़िक्र करे। उनका कालीनों का कारोबार था। भदोही में माल तैयार होता और लाहौर तक सप्लाई होता। उनका कुनबा कानपुर में रहता। वो खुद 10-12 दिन से ज़्यादा अपने कुनबे के साथ नहीं रहते, जाने कहाँ कहाँ के सफ़र पर रहते। उनका ये बिखराव फ़खरुन बेगम और नाते रिश्तेदारों की समझ से परे ही रहा। आंदोलन थम गया था, लेकिन सब कुछ रुका नहीं। कुछ कुछ चलता रहा। सियासतदां कहाँ एक करवट बैठते हैं। बंटवारे का मसला तूल पकड़ने लगा। फ़खरुन बेगम ने ऐलान कर दिया, कुछ भी हो वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगी। खैर, दिन और साल गुजरे और हालात बद से बदतर होते गए। जुल्फ़िकार साहब परेशान थे, लेकिन किसी से बोल नहीं रहे थे। आखिरकार जब पानी सिर से ऊपर चला गया और बंटवारा हो गया, उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया कि वो लाहौर जाएंगे। फ़खरुन रो पड़ी, ऐसा ना करें, अनजान शहर, अनजान लोग, वहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ सब अपना है, लोग अपने हैं। वो कुछ देर चुप रहकर बोले, आप लोग यहीं रहिए, सिर्फ मैं जाऊँगा। इस बार फ़खरुन का रोना बंद हो गया और वो टकटकी लगाकर उन्हें ताकने लगी। वो कुछ बोलती इससे पहले वो बोल पड़े, वहाँ मेरी दूसरी बीवी है। फ़खरुन लड़खड़ा गई और दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। वो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ रहें,
वहाँ मेरे 5 बच्चे हैं। फ़खरुन ज़मीन पर हाथ टिकाए डूबते होश के साथ सब सुन रही थी। फूफो जो 15-16 साल की रही होंगी और उनके बड़े भाई जो उनसे बड़े थे, दोनों एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। बच्चे भी वहाँ ज़्यादा थे। ये बात फूफो को गहरी चुभी थी, जो वो बुढ़ापे तक बोलती रहती। अब रिश्तेदारों और फ़खरुन को खटका हुआ। मालूम नहीं भदोही में उनका कोई कारोबार है भी या नहीं, क्योंकि कभी उनके साथ चिपट कर कोई कालीन का टुकड़ा इस कोठी तक तो नहीं आया। खैर, जुल्फ़िकार साहब आते रहने और पैसे भेजते रहने का वादा करके चले गए। आए तो वो नहीं, कुछ महीने खत आए, पैसे आए, फिर वो भी बंद हो गए। मालूम नहीं जिंदा बचे या अल्लाह को प्यारे हो गए। फ़खरुन ने भी पता करने की कोशिश नहीं की। फूफो के बड़े भाई के कंधों का सहारा लेकर दोनों औरतें खड़ी हो गईं और आगे की जिम्मेदारी उसने संभाल ली। बेहतरीन लड़के और अच्छे ख़ानदान हिंदुस्तान छोड़ गए थे। फूफो के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला, वो बिन ब्याही रह गई। भाई के लिए ज़रूर कमतरों से एक लड़की लाई गई। उनकी एक औलाद हुई, निसार, जिसकी बीवी थी सुल्ताना। फूफो के बड़े भाई 40 साल की उम्र में मर गए। फिर इस घर की औरतों पर पहाड़ टूट पड़ा और वो सब हड़बड़ा कर निसार के कंधों का सहारा लेने खड़ी हुई। निसार भी जिम्मेदारी समझकर वक्त से पहले बड़ा हो गया और 40-45 के बीच दुनिया से रुखसत भी हो गया। सुल्ताना की 3 लड़कियां हुई थीं। फूफो तनकर कहती, अच्छा हुआ सुल्ताना, तेरे लड़का नहीं हुआ। इस खानदान के सारे मर्द धोखेबाज हैं। खैर, कहाँ आपको इतिहास में खींच ले गई। अगल बगल के फ्लैट खाली करके भागने वालों ने इसी कोठी की छत पर आधी रात के घुप अंधेरे में एक आदमी को बैठे देखा था। एक तो नहीं, कई लोगों ने इसकी तस्कीद की थी कि ये बात सच है। फूफो चिढ़कर बोलती, ये कमबख्त आधी आधी रात को अपनी छतों पर चढ़े क्या करते रहते हैं। उनके किस्सों में अचानक ही उस आदमी के पैरों की लंबाई बढ़ने लगती और वो भारी भरकम पैरों के साथ धम्म की आवाज़ करते हुए बरामदे में उतर जाता। इस किस्से के फैलने के बाद कोई ना कोई बिल्डर रोज़ टपक जाता और कहता, फूफो जान, आप ये कोठी बेच दें, फ़ायदे में रहेंगी। अभी तो हम लेने को तैयार हैं, कुछ और हादसा हो गया तो कोई खरीदेगा भी नहीं। लेकिन फूफो का एक ही जवाब, मेरा जनाजा यहीं से उठेगा। यहीं पैदा हुई, जब ब्याह के कहीं नहीं गई तो ये घर मर के ही छोड़ूंगी। रातों रात जिस आदमी को लोगों ने छत पर बैठा और बरामदे में उतरते देखा था, उसका हुलिया सुनकर फूफो बोलती, ये तो अब्बा के जैसा लग रहा है, अब क्या लेने आए हैं। अब फूफो, सुल्ताना और उसकी बेटियां इस कोठी की मालिक हैं। सुल्ताना बीएड किए हुए थी तो निसार के मरने के बाद उसने नौकरी कर ली, साथ ही सिलाई भी करती रही और फूफो को तुरपाई काज बटन में लगा लिया। इस तरह फूफो के पास बहुत पुरानी अमीरी और अब्बा के ज़माने का वक्त याद करने का वक्त नहीं बचता। जब कभी फूफो सुल्ताना के दिए काम करने में 3-5 करती तो वो उन्हें आड़े हाथों लेती। दोनों औरतों की खटपट के साथ 5 औरतों का घर संसार चल रहा था। जुल्फ़िकार शाह आलम का मकान पुरानी यादें लिए अभी भी जिंदा था। बिजली के तार सभी घरों तक पहुंच चुके थे। चिरागों की अब ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2 चिराग जलाकर अलग अलग ताक में रखने की आदत फूफो की गई नहीं थी। इस चक्कर में भी दोनों औरतों में बहस होती। राशन कार्ड पे इतना भी मिट्टी का तेल नहीं मिलता कि तुम सब चिरागों में फूंक दो। अब ये छोड़ दो, घर भुतहा लगता है। छुटकी कई बार इस रोशनी की वजह से डरी थी। चिराग की रोशनी में किसी मर्द का साया दिखा था, जिसके बाद 3-4 दिन वो तेज़ बुखार में चलती रही थी। लेकिन फूफो की एक बात, रात को अम्मा अब्बा भैया कोई आए तो अंधेरे में लड़खड़ा के गिर ना जाए। बड़की छुटकी मजली सब टकटकी लगाए फूफो की बात सुनती। अगले पल फूफो बोल जाती, अब्बा गिरे तो गिरे, लेकिन हमारी अम्मा और भैया ना गिरने चाहिए। सुल्ताना चिढ़कर बोलती, अरे तो एक बल्ब जला के छोड़ दो, कोई ना गिरेगा। फूफो झट जवाब देती, चिराग की रोशनी में अपनापन है, अपने तो अपनापन खोजने आते हैं। सुल्ताना चिड़चिड़ाती, पैर पटकती, कब तक बुलाओगी अपनों को। लड़कियां टकटकी लगाए दोनों की सुनती, फिर अपने अपने कमरे में जाकर ढेर हो जाती। इस घर में कुछ पुरानी चीज़ें फूफो बनाए हुए थीं, लेकिन ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी थीं। तांबे पीतल के बर्तन से लेकर सभी पुराना सामान
घर की ज़रूरतें पूरी करते हुए कब का बिक चुका था। जब ये कोठी बनी थी तब हिंदू और मुसलमानों के घर बराबर ही थे। सभी खाते पीते अच्छे कुनबे। बंटवारा ज़्यादातर मुसलमानों को ले गया और साथ ही दिलों में जहर भी घोल गया। इस इलाके में भी मस्जिद और मंदिर अगल बगल हैं। पुराने वक्त में राजे महाराजे, बादशाह, नवाब कौमों में एका कायम रखने के लिए मंदिर मस्जिद साथ साथ बनवा देते। उनको क्या पता था कि आगे के वक्त में इसी चक्कर में कौमें लड़ मरेंगी। माहौल बदला तो जैसे अजान शुरू होती वैसे ही आरती भी होने लगती। खुदा बंदे सब परेशान, कौन किसको गाली दे और किसको नहीं। फ़खरून इसी माहौल में बच्चों के साथ रही, खुद भी मजबूत हुई और बच्चों को भी बनाया। आज भी मस्जिद की अजान से फूफो का गहरा नाता है। जब तक अजान होती वो सर झुकाए नम आँखों के साथ बैठी रहती। अब इस इलाके में कोई पुराना बचा नहीं। बच्चे कुछ मुसलमान घर ज़मीन बेच बाच कर जान माल की हिफाजत के लिए गंदे सिकुड़े सीलन भरे मुस्लिम मोहल्लों में बस गए। फ़खरून को भी सलाहें मिलीं और फूफो को भी, लेकिन दोनों औरतों ने कोठी न बेचने की ठान रखी। पुराने हिंदू पड़ोसियों ने फ़ायदा देखकर फ्लैट बनाकर बेच दिए। फूफो, ये सब तुम्हारी करनी है। इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, तब भी अक्ल नहीं आई। तुम्हारी वजह से तीनों लड़कियां परेशान हैं। बड़की की सास चुड़ैल निकली, मंझली को दूसरी भी लड़की हो गई और इस छुटकी का तो कहीं रिश्ता ही नहीं लग रहा। अब छुटकी भी वहाँ पहुँच गई थी। चुप कर ले, हर बात को कढ़ाई से न जोड़ दिया कर। सब लड़कियाँ ठीक हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच ज़िंदगी में चलती है। फूफो ने आगे बढ़कर ज़मीन पर लुढ़की पड़ी कढ़ाई उठा ली। जैसे ही कढ़ाई को रगड़ कर धोया, उसकी तली में जमी काई साफ़ हो गई और पीतल की कढ़ाई पर मुरादाबादी नक्काशी उभर कर चमकने लगी। उसे उठाकर बरामदे की अलमारी में रख दिया। अरे ले जाओ, अपनी तकिया के नीचे रख लो, सुल्ताना भुनभुनाई। अब इसको यहीं पड़ी रहने दें, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा इससे। किसी को मालूम नहीं ये पीतल की कढ़ाई बावर्ची खाने में कब से थी, किसने खरीदी, कब खरीदी। पेंदे में महीन सा सुराख होने की वजह से जाने कब से बावर्ची खाने में एक कोने में पड़ी थी। इसी तरह कुछ छोटे मोटे किस्से इस घर में होते रहते और शायद सबकी आदत में शुमार हो चुके थे। एक दिन आधी रात को सुल्ताना पेशाब करने उठी। गुसलखाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और गुसलखाने के दरवाजे पर चिकनकारी के काम वाला हल्का पीला दुपट्टा टंग रहा था। शायद पीला ही रंग था या चांदनी रात में ऐसा दिखा। वैसे फूफो पीला, लाल ये सब रंग नहीं पहनती। सुल्ताना बुदबुदाती हुई फूफो के कमरे की तरफ बढ़ी। बत्ती तो जला लिया करो, क्या चिराग की रोशनी में ही सब देखोगी। कमरे में कदम रखते ही फूफो के खर्राटे की आवाज़ सुन सुल्ताना हड़बड़ाई। फूफो कमरे में सो रही थी। वो फ़ौरन पलटी। न गुसलखाने से पानी की आवाज़ आ रही थी, न वहाँ कोई दुपट्टा था। इस तरह के किस्सों से इस घर के सभी लोग रूबरू थे, लेकिन किसी ने इन्हें तूल नहीं दिया। कहने को ये 5 औरतों का घर था, लेकिन कढ़ाई की कहानी उस दिन शुरू हुई जब फूफो दोपहर का खाना खाने बावर्ची खाने में गई। वो गुस्से में चीखी, ए सुल्ताना, तुम लोगों ने तो बुढ़िया को दरकिनार कर रखा है। खुद के लिए तो खीर बनाकर खाई जा रही है और हमारे लिए सूखी दाल रोटी। वाह भाई वाह, ये ज़माना आ गया। कौन सी खीर, कैसी खीर? सुल्ताना बड़बड़ाती हुई पहुंची। खीर में पड़े केवड़े की खुशबू से पूरा बावर्ची खाना महक रहा था। खीर की ऊपरी सतह पर चांदी का वरक लगा था। चांदी के वरक के बीच बीच में से खीर का रंग दिख रहा था, जो हल्का पीला था। उसमें से हर तरह के मेवे झांक रहे थे। कुछ देर सुल्ताना खीर को देखती रही, फिर धीरे से बोली, कहाँ से आई? इस गंदी कढ़ाई में किसने रखी? हमसे क्या पूछती है? तू जान, तेरी बेटियां जाने। मुझे तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। वो नाराज़गी से बोलती रही। सुल्ताना ने फूफो की नाराज़गी को नज़रअंदाज किया और खीर की तरफ एकटक देखते हुए आवाज़ लगाई, ए लड़कियों, यहाँ आओ। छुटकी बिस्तर पर औंधी पड़ी थी, मंझली कपड़ों में प्रेस कर रही थी। सुल्ताना की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। छुटकी ने मंझली की तरफ देखा। मंझली ने प्रेस करते हुए पूछा, क्या काम है? अब सुल्ताना की आवाज़ और तेज हो गई, यहाँ आओ।
छुटकी झल्लाकर पैर पटकती हुई मंजली के साथ उठकर चली। कुछ ही पल में दोनों खुशबू से भरे बावर्ची खाने में थीं। अब फूफो नाराज़गी से और सुल्ताना अचरज से और दोनों लड़कियां ललचाई नज़रों से खीर को देख रही थीं। मंजली धीरे से बोली, कहाँ से आई? यही तो हम पूछ रहे हैं। हमें क्या पता इस टूटी और गंदी कढ़ाई में किसने रखा? अब तुम लोग बताओ, बड़की कहाँ है? मालूम नहीं, सुल्ताना भुनभुनाई। इस लड़की के कदम तो घर में ठहरते ही नहीं। बड़की उर्फ नसरीन शहर के टॉप क्राइस्ट चर्च कॉलेज की शागिर्द। कॉलेज अंग्रेज़ों के ज़माने का था और आज भी अपना नाम और काम उसी तर्ज पर जारी रखे था। कॉलेज में नसरीन का बहुत नाम था, इसलिए नहीं कि वो बहुत पढ़ाकू थी, बल्कि उसके गले की वजह से। क्या खूबसूरत आवाज़ थी, गाती तो मानो फरिश्ते उतर आते। उसकी ये खूबी सिर्फ कॉलेज तक महदूद न रहकर शहर में फैल चुकी थी। किसी भी टीचर, स्टूडेंट के घर या उनके रिश्तेदारों या रिश्तेदारों के घर कोई प्रोग्राम भी होता, नसरीन का न्योता पक्का रहता। घरों में मिलादी से लेकर शादी ब्याह के गाने तक सब वो गाती। जब वो तान उठाती तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता। बस हिरन और जंगल के जानवरों की कमी रह जाती थी जो आकर खड़े हो जाएं और झमाझम बारिश हो जाए। नजरानों से इसकी झोली भर जाती। सुल्ताना उसकी इस खूबी से कभी खुश नहीं हुई, क्योंकि बचपन में अक्सर लोग उसको चिढ़ाते हुए बोल जाते, इसकी नानी तो गाने वाली थी। वो कभी ननिहाल नहीं गई थी, माँ उसे कभी ले नहीं गई। उसकी माँ कपड़ों के कारोबारी माहिर सुल्तान की दूसरी बीवी थी। गाने का सुल्ताना को भी शौक़ था। कभी वो गुनगुनाती, माँ उसे टोक देती, लेकिन बड़की सारी टोक टाक के बीच भी जी खोलकर गाती रही। उतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई और बड़की अंदर घुसी। बावर्ची खाने में भीड़ देखकर वो भी वहीं पहुंच गई। क्या बट रहा है? खिलखिलाते हुए बोली। सुल्ताना और छुटकी के बीच से गर्दन डालकर अंदर झांकने लगी, फिर दोनों को किनारे करते हुए अंदर घुसी। खीर की कढ़ाई के पास नाक ले जाकर लंबी सांस खींची। कहाँ से आई अम्मी? इस कढ़ाई में किसने रखी? सब यही पूछो, फूफो भुनभुनाई। सुल्ताना ने तीखी आवाज़ में बड़की से पूछा, तूने बनाई? सच सच बता। वाह अम्मी, मेवे मसाले तो देखो इसमें, जाने कौन कौन से पड़े हैं। तुमने गरी, गोला, किशमिश और छुआरे के अलावा कभी कुछ मंगाया है? छुटकी झट बोली, मोहल्ले से भी कौन दे जाएगा। अब सबकी सुई फूफो की तरफ घूमी, जो बहुत देर से नाराज़ और घुर्राई सी खड़ी थी। सुल्ताना बोली, फूफो तुमने ही सबसे पहले देखी, अब सुलझाओ ये पहेली, बताओ कहाँ से आई? अरे वाह, हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं और तुम सब। फूफो ने भवें चढ़ाकर माथे पर पल दिया। पहेली अनसुलझी थी और कढ़ाई में रखी खीर अपनी खुशबू से पूरे बावर्ची खाने को महका रही थी। ज़ुबान खीर खाने को लपलपा रही थी। सुल्ताना सोच में थी। जादू टोना, ऊपरी चक्कर, हवा, जाने क्या था। बस इसी बीच फूफो ने उंगली टेढ़ी की और गड़ाप से कढ़ाई में डुबो दी। वाकई जब मामला न सुलझे तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फूफो का साथ देते हुए 3 और उंगलियां टेढ़ी हुईं और पल भर में खीर मुंह के अंदर। सुल्ताना देखती रह गई। तू भी चख, कभी ज़िंदगी में न खाई होगी ऐसी, और आगे का भी पता नहीं। फूफो ने अपनी उंगली में खीर भरकर सुल्ताना के मुंह में डाल दी। खीर खाते ही सुल्ताना कुछ बोल ना पाई और झट अपनी उंगली भी कढ़ाई में डुबो दी। पहली सुलझी नहीं और खीर ख़त्म हो गई। दोपहर से शाम और शाम से रात हुई। बाकी बर्तनों के साथ कढ़ाई भी धोकर रख दी गई। दूसरे दिन वो कढ़ाई मुरादाबादी बर्तन भंडार वाले की दुकान पर थी। पहले दुकान नानुकुर करता रहा, फिर 80 रुपये पकड़ा दिए, जो बर्तन के वज़न के हिसाब से काफ़ी कम थे। लेकिन सुल्ताना चुपचाप वहाँ से सरक ली। सब कुछ रोज़ की तरह चलता रहा। तकरीबन 3 साल गुजर गए। सभी खीर खा के भूल चुके थे। बड़की और मंजली की शादी हो गई। बड़की की शादी क्या गज़ब हुई आनन फानन में। तारिक हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS करके लौटे थे। माँ ने मारे खुशी के मिलाद का प्रोग्राम रखा। नात गाने के लिए बड़की उर्फ नसरीन को बुलाया गया। बड़की के गले में फरिश्ते उतरे और जो उसने गाया कि तारिक हुसैन वहीं फिदा। माँ बेटे में पहली बार तकरार के मौसम बने।
मौसम खुल के फ़िज़ा में बिखरा भी नहीं कि बहस शुरू हो गई। जल्दी जल्दी में बिचवानी भी आए, लेकिन हफ्ते के आखिर में निकाह हो गया। 2 साल के भीतर वो तारिक के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ वो दूरदर्शन और रेडियो में प्रोग्राम में गाने भी लगी। बड़की के जाने के बाद कभी दिन या कभी रात में कोठी में कहीं से गुनगुनाने की आवाज़ आहिस्ता से गूंज जाती। इस कोठी में जाने क्या क्या होता, ज़्यादातर के पीछे का राज पकड़ में नहीं आता। वैसे सुल्ताना बेकारी कढ़ाई से दुश्मनी मोल लिए बैठी थी। इस कोठी में किस्सों की कहाँ कमी थी। एक शाम सुल्ताना छत पर से सूखे कपड़े उठाकर नीचे उतर रही थी। बत्ती गुल थी। वो अचानक लड़खड़ा गई और 8-10 सीढ़ियों से धड़धड़ाती हुई नीचे गिर गई। उसके पैर से कुछ टकराया था जो अंधेरे में दिखा नहीं। फूफो दौड़ी दौड़ी आई और उसको संभाला। ए कमज़ात, संभल कर चला कर, अब 20-25 साल की उम्र नहीं तेरी कि टांग टूट भी जाए तो ठीक हो जाएगी। सुल्ताना ने ऊपर की तरफ इशारा किया। वहाँ कुछ है। तभी अचानक बत्ती आ गई। कपड़े बिखरे छोड़कर दोनों फिर ऊपर चढ़ीं और बहुत चक्की रह गईं। एक बड़ी लाल सफ़ेद रंग की मखमली कालीन वहाँ लिपटी पड़ी थी। फूफो ने उसे थोड़ा फैलाया और हाथ फेरा। दोनों औरतें एक दूसरे को देखीं। फूफो ने इशारा किया और दोनों नीचे आ गईं और जीने के ऊपर जाने वाले दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी। सुबह की रोशनी में कालीन गायब थी। 3-4 दिन तक फूफो अपने अब्बा और सौतेली माँ को मुँही मुँह गालियाँ देती रहीं और कभी कभी अफसोस भी करती, जाने कहाँ और कैसे मरे। खैर, फिर भी हिम्मती औरतों ने सबको संभाल रखा था। कोठी की बात कोठी के अंदर ही रही। वैसे भी फूफो इस कोठी में अल्लाह को प्यारी होना चाहती और सुल्ताना औने पौने में कोठी का सौदा नहीं करना चाहती थी। अम्मी, ए अम्मी, छुटकी चीखी। क्या हुआ? सुल्ताना और फूफो दौड़ी दौड़ी उसके पास पहुंची तो तीनों हक्का बक्का खड़ी रह गईं। कढ़ाई फिर खीर से भरी बाकी बर्तनों के बीच रखी थी। बावर्ची खाना खीर की खुशबू से भरा था। फूफो कुछ देर खड़ी रहीं, लेकिन अपने आप को रोक ना सकी और खाना शुरू कर दिया। छुटकी ने भी साथ दिया। सुल्ताना के होठ जैसे सिल गए। ना उसने खाया ना कुछ बोल पाई। खाने के बाद फूफो ने कढ़ाई धोई तो वो हमेशा की तरह चमकने लगी। एक महीन सुराख के अलावा कढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। फूफो ने कढ़ाई धोकर आंगन में लगे नीम के पेड़ के पीछे लगी मेहंदी की झाड़ में घुसा कर रख दी। सुल्ताना चुपचाप कढ़ाई को देखती रही और मन ही मन तय करने लगी, अब की बार इसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से कभी लौट ना सकेगी। नीम की शाखाएं पुरवाई हवा से लहराती रहती और उधर से गुजरते अक्सर ही सबकी नज़र नीम, मेहंदी और कढ़ाई पर पड़ती। सब नज़रअंदाज कर देते, लेकिन सुल्ताना के दिलो दिमाग में शक का कांटा चुभता रहता। वैसे तो इस कोठी में बहुत कुछ चलता रहता, लेकिन खाने के लिए ऐसी चीज़ जो इस ज़मीन पर बनी लगती ही नहीं, वो इस कढ़ाई के जरिए मिल रही थी। कुछ वक्त यूं ही गुजरा। कढ़ाई को ठिकाने लगाने की तरकीब उसके दिमाग में घूमा करती। उस दिन अचानक ही बाहर गूंजती आवाज़ सुनकर वो बड़े दरवाजे तक गई। बोलो भाभी, क्या बेचना है? पप्पू कबाड़ी ने देखते ही सवाल उछाल दिया। सुल्ताना ने उसे हाथ के इशारे से धीमे बोलने को कहा। इस घर से कबाड़ तो बहुत निकला था और वही कबाड़ खरीद कर पप्पू कबाड़ी बना था और पप्पू कबाड़ी के नाम से मशहूर हुआ था। वो एक ही इशारे पर दबे पांव सुल्ताना की तरफ बढ़ा। वो समझ गया ये इशारा फूफो के लिए है, जो एक कील बेचने में भी घंटों मीन में करती। पप्पू और सुल्ताना आमने सामने थे। सुल्ताना ने दुपट्टे में छुपाई हुई कढ़ाई बाहर निकाली और लापरवाही से बोली, ये एक बर्तन जाने कहाँ पड़ा रह गया था, ले पकड़। पप्पू ने कढ़ाई हाथ में ली, उलट पुलट कर देखा। इसमें तो छेद है। हाँ तो कबाड़ी को क्या बढ़िया बर्तन दे दें? ना भाभी, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो जंग खाई कील भी खुशी से ले जाता, वो पीतल की चमकती कढ़ाई पर मुंह बना रहा था। सुल्ताना ने एक बार उसे घूर कर देखा। ले जा, फ़ायदा होगा। कुछ नहीं मिलेगा इसका। वो अड़ा रहा। सुल्ताना खींचकर, जा यूं ही ले जा, कुछ मिले तो तू रख लेना। इस बार भी उसने मना किया। बिना किसी भाव के शून्य सा चेहरा लिए ठेला ठेलते हुए पप्पू चला गया। जो हंसता बकबक करता चुहल करता हुआ आता और जाता, वो चुपचाप जा रहा था। हफ्ता ही गुजरा होगा
जब भिखारन बड़े दरवाजे पर आवाज़ लगा रही थी। तब वो फिर कढ़ाई आंचल में छुपाए बाहर निकली। ले ये रख ले। एका क्या करूं? बेच देना, वजन देख इसका, पुराने ज़माने की है, अच्छे पैसे मिलेंगे। भिखारन एकटक कढ़ाई को देखते हुए बोली, तो भाभी तुम ही अच्छे पैसे ले लो, हमें थोड़ा आटा दई दियो। आजकल जेह के दरवाजे जाओ, ना पैसे निकले ना आटा, गिन के रोटी बनाते हैं। अब का कुत्ता गाय भिखारी भूखों मर जाएं। इतना बड़ा घर पर दिल तुहार औरन से भी छोटा। भिखारन का अलग दुख था और सुल्ताना का अलग। अरे ये ले जा, जो रोटी गोश्त सबका इंतज़ाम हो जाएगा। भिखारन भाव विहीन चेहरे से कढ़ाई देखते हुए आगे बढ़ गई। सुल्ताना उसकी पीठ देखती रह गई। जिंदगी का क्या, वो तो चलती ही है। वक्त गुजर रहा था। एक दिन सुबह सुल्ताना ने टाट के टुकड़े में लिपटी कोई चीज़ लकड़ी के डिब्बे में डालकर ऊपर से कील ठोकी। कील ठोकने की आवाज़ सुनकर फूफो अपने कमरे से निकल आई। ये क्या कर रही है इतनी सुबह, क्या है इसमें? कुछ नहीं, सुल्ताना ने छोटा सा जवाब दिया। लेकिन फूफो को इत्मीनान नहीं हुआ। लगातार सुल्ताना और लकड़ी के डिब्बे को घूरती रहीं। दिसंबर का महीना था। इन दिनों जब तक सूरज की नरम किरणें बरामदे तक ना पहुंच जाएं, फूफो कमरे से नहीं निकलती। लेकिन अभी ठंड से सिकुड़ती हुई आंगन में खड़ी थीं। सुल्ताना बिखरा हुआ सामान समेटते हुए बोली, फजर की नमाज पढ़ चुकी? हाँ। तो चलो। कहाँ? गंगा घाट। इतनी सुबह काहे? गंगा स्नान शुरू कर रही है? धर्म बदल ली है क्या? चुप रहो, जाकर अपनी गर्म शॉल ओढ़ाओ, ठंडी बहुत है। अरे तो काहे जाना है? अब ज़्यादा बकबक ना करो, चलो। सुल्ताना ने एक हाथ से डब्बा कमर पर टिका लिया और दूसरे से फुफ्फो का हाथ थामा। बाहर निकलकर दोनों साइकिल रिक्शा पर सवार होकर गंगा घाट चल दी। रिक्शा अपनी रफ्तार से ठंडी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सिर और कान पर लिपटे हुए शॉल में भी ठंडी हवा सुइयां चुभ हो रही थीं। फूफो बुदबुदाई, सुल्ताना तेरा ये पागलपन हमारी समझ में ना आता। वो कुछ ना बोली और रिक्शा दौड़ता रहा। गंगा से 300-350 मीटर दूरी पर रिक्शे वाले ने उन्हें उतारा। यहाँ से कच्चा रेतीला रास्ता घाट तक पहुँचता। सुबह का सन्नाटा बिखरा हुआ था। सुबह सुबह स्नान करने वाले इक्का दुक्का भक्त नजर आ रहे थे। पूरे घाट पर औरतें बस ये दो ही थीं। पहनावा मजहब की पहचान भी बता रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद ईश्वर भक्तों ने इन्हें देखा जरूर, पर कोई तवज्जो नहीं थी। सियासत अभी एक करवट बैठी थी, मजहब की गहमा गहमी नहीं थी। किनारे पर कुछ नाविक थे, उनको देखते बोल पड़े, बीच तक जाना है? अक्सर लोग टोने टुटके से छुटकारा पाने, घर की मुश्किलों को दूर करने गंगा में सदका उतारने आते रहते। नाविक इन्हें देखकर ऐसा ही कुछ भाप गए। सुल्ताना एक नाव की तरफ, बड़ी फुप्पो भी उसके पीछे चली और नाव पर सवार हो गई। वो कुछ बोल नहीं रही थी तो फुप्पो ने भी उसकी तरफ से नज़र हटाकर गंगा के फैलाव, उसकी उठती गिरती लहरों, नाविक के चप्पू और पानी की भिड़ंत पर टिका दी। कुछ ही देर में हल्की छपाक के साथ से फूफो पलटी। सुल्ताना डब्बा पानी में छोड़ चुकी थी और वो कुछ देर ऊपर लहरा कर नीचे जाने लगा। फूफो के दिमाग में कौंधा, ना जाने क्या वजनी चीज़ है इसमें। सुल्ताना लंबी सांस खींचकर बोली, भैया लौटा लो। अब सुल्ताना के चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। चेहरा काफ़ी मुलायम और चमकदार लग रहा था। फूफो के चेहरे पर बिना जवाब के इतने सवाल बिखरे थे कि चेहरा उगते हुए सूरज की चमक में भी स्याह लग रहा था। कुछ दूर पैदल चलकर दोनों साइकिल रिक्शे पर सवार हो गईं। फूफो नाक भौं चढ़ाए मुंह फुलाए बैठी रहीं। कोठी के सामने उतरकर सुल्ताना मुस्कुराई, कढ़ाई गंगा में बहाकर आई हूँ। सुल्ताना की बात सुनकर फूफो एक झटके से पलटी। पल भर को उसकी आंखों से दर्द झांका और चेहरे की नसें फड़फड़ाईं। अपने दोनों हाथ एक दूसरे से मलते हुए, इतना वजन क्या था जो फौरन डूब गई? पत्थर थे अंदर। हमें ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें कैसे ना ले जाती? सबसे ज़्यादा खीर तुम्ही ने खाई थी। वो मुस्कुराई। फुफ्फो भी मुस्कुराई। सच बोल, डर रही थी ना? हाँ, बड़ा डर रही थी। सुल्ताना ने मचलती आंखों से अपनी सफाई दी। कढ़ाई गंगा में समा गई और फिर क्या? साथ बैठकर बातें करना और बात बात पर उलझना, सब वैसा ही था दोनों की ज़िंदगी में।
लेकिन आज कढ़ाई गंगा से भी लौट आई, पूरे 5 महीने बाद। अब सुल्ताना ने इसे घर से निकालने का ख्याल छोड़ दिया। छुटकी की शादी हो गई, बड़की की सास मर गई, मंझली की दोनों लड़कियां बहुत होनहार निकलीं। फूफो कभी कभी कढ़ाई धो पोंछ कर चमका देती। इसके बाद करीब 18 साल तक फूफो, सुल्ताना और कढ़ाई इसी कोठी में एक साथ रहे। मौसम बदले, माहौल बदलते रहे, लेकिन फूफो इसी कोठी में जमी रहीं। आंखों पर ऐनक चढ़ गई, कान में मशीन लग गई। करीबी रिश्तेदार जाने कब के पाकिस्तान चले गए, नए रिश्ते बने, पुराने पड़ोसी छोड़ गए। बस एक अदद मस्जिद और मंदिर अगल बगल एक दूसरे में बाहें फंसाए खड़े रहे। इनके चक्कर में जाने कितने बवाल मचे, थमे, भुला दिए गए, लेकिन ये दोनों मजबूती से आज भी खड़े हैं। साथ ही इस कोठी की औरतें भी मजबूती से डटी रहीं। सियासत ने कितनी ही करवटें लीं, पर फुफ्फो को मस्जिद की अजान और मंदिर के घंटे दोनों अपने से लगते रहे। ये कुछ इमारतें, उनकी आवाज़ें बचपन से अब तक उसके साथ हैं। अब माहौल फिर बदला, गहमा गहमी है। मस्जिद का लाउड स्पीकर उतार दिया गया। गाड़ियों, मशीनों और जाने किस किस तरह के शोर में अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कमज़ोर हो चुकी फूफो अक्सर मगरिब और फजर की वक्त बड़े दरवाजे से लगकर खड़ी कान की मशीन को और अंदर ठूंसती रहती। आज फूफो की तबीयत ठीक ना थी, फिर भी वो दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे तक पहुंच गई। सुल्ताना पास आकर बोली, नहीं सुनाई देगी, चलो अंदर बैठो, और पकड़ कर ले आई। अंदर चौकी पर बिठा दिया। फूफो कांपती आवाज़ में बोली, क्या अब अजान ना सुनाई देगी? सुल्तान की आंखें डबडबाईं और उसने फूफो के पीछे खड़े होकर गला खकारा। जाने कितने बरसों बाद, और फिर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय अलसल्लाह। इतनी मीठी और नरम आवाज़ में अजान सुनकर फूफो के चेहरे पर सुकून तैर गया। खुशी से आंखें नम हो गईं। सुल्ताना उसके करीब पहुंचती उससे पहले ही वो चौकी पर लुढ़क गई। फूफो का जनाजा इसी कोठी से उठा। जनाजा उठने वाले दिन या अगले दिन ठीक से मालूम नहीं, पर कढ़ाई अपनी जगह से अचानक गायब हो गई। फूफो बस फूफो ही रहीं। उसका नाम किसी ने नहीं पूछा और आपने भी नहीं। सुल्ताना ने वसीयत कर दी, मेरे मरने के बाद ये कोठी बेचकर पैसा तीनों बेटियां आपस में बांट लें। अब वो चिराग जलाकर ताक में रखती है। बस इतनी सी बात थी। अभी आप सुन रहे थे उस्मा कलाम जी की लिखी हुई कहानी बस इतनी सी बात। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें। शुक्रिया।